हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का 30 दिसंबर का पहले शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए जीके जीएस मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊँगा आपको। एक भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं बताऊँगा जो कि एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है और 100% रियल क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है। तो फ्रेंड्स, या तो पूछा गया होगा दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, इसकी तो विधायी राजधानी है वो केप टाउन है, कार्यपालिका राजधानी जो है प्रिटोरिया है और न्यायिक राजधानी जो है वो ब्लॉमफोंटेन में है। ठीक है, तो 3 राजधानियों वाला देश है यह दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो हैं ये शक्तिकांत दास हैं, आप सभी को पता होगा। आरबीआई की स्थापना और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोनों आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई संस्था की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। आप सभी को पता होगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं, सीईओ जो है वो अमिताभ कांत हैं। तो तीनों को ध्यान रखना आप लोगों को। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2022 में कहाँ किया जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कि 2018 में इसका आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में किया गया था। और 2022 में इसका आयोजन जो होगा वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा, आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, आपको मालूम होगा फ्रेंड्स। और 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 2020 से लेकर के 2025 तक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है रिपब्लिक, मैं यहाँ पर फ्रेश लिख दे रहा हूँ, इसके लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक जो हैं ये प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो इसके लेखक हैं, ध्यान रखिएगा। सारे प्रश्न जो हैं लूसेंट से पूछे गए थे। जो विद्यार्थी गए हैं वो बता रहे हैं कि जो लोग लूसेंट को अच्छे से कर लेंगे उनका 40 में से 35 प्रश्न उनसे जो है सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि OCED, यहाँ मैं लिख देता हूँ OCED, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो देखिए, OCED का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो फ्रांस के पेरिस शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि बारदोली का सरदार किसको कहते हैं। तो बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़ा हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे और वहाँ की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, आपको पता है। तो बारदोली का सरदार जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन में बता रहे थे विद्यार्थी कि डासीगम है, डासीगम था ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा डासीगम। उसके बाद पूछा गया था कंप्यूटर से प्रश्न कि 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 GB में जो है 1024 बाइट्स होते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और देखिए, प्रश्न तो आसान पूछे जा रहे हैं लेकिन जब रेलवे का नॉर्मलाइजेशन होगा तब क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम जो है आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपके पास समय है, आप अच्छे ढंग से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल मत घबराइए, जो लोग यहाँ 80, 90, 95 बना के आ रहे हैं और जब हार्ड शिफ्ट होगा और आप सिर्फ 70 बना के आ जाइएगा तो निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा, आप भी कटअप में जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। उसके बाद देखिए, पूछा गया था फ्रेंड्स कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में इसने स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, पूछा गया था कि कालिदास ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है।
तो ऑप्शन में पुस्तक का नाम था मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद पूछा गया था कि 1912 में गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था, ध्यान रखिएगा। और भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली कब आई थी, तो 1912 ईस्वी में आई थी। ठीक है, 11 में इसकी घोषणा की गई थी और 12 में जो है इसको भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया गया था। उसके बाद पूछा गया था कि जोजिला सुरंग किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आप सभी को पता होगा जोजिला जो है इसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए कल वाले भी शिफ्ट में जो सुरंग था, एक दर्रा था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चेनानी नासिरी सुरंग से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और जोजिला सुरंग इसलिए पूछा गया है इस बार क्योंकि अब यह पहले जम्मू कश्मीर में था और अब यह लद्दाख में चला गया है। कहाँ चला गया है, लद्दाख में। लद्दाख जो है नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, वहाँ चला गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी है। तो फ्रेंड्स भारत की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये अप्सरा है। अगर आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनना है और देखना है। उसके बाद पूछा गया था कि जो बोगीबिल जो पुल है, प्रश्न ऐसे शायद पूछा गया था कि असम और अरुणाचल प्रदेश को इनमें से कौन सा पुल जो है कनेक्ट करता है। तो ये बोगीबिल पुल जो है यह कनेक्ट करता है। उसके बाद पूछा गया था DHCP का फुल फॉर्म। DHCP यह कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद पूछा गया था कि गिनीज बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना को शामिल किया गया है। तो अभी देखिए कुछ दिन पहले पहल जो था LPG कनेक्शन से संबंधित, पहल योजना को जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल किया गया था, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। ठीक है, पहल का पूरा फुल फॉर्म होता है प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। उसके बाद पूछा गया था कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो आप लोगों को याद होगा 2019-20 का जो बजट हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जो है ऑपरेशन फ्लड के जो है तौर पर ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और यह जो है किसानों के हित से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया गया था। उसके बाद पूछा गया था, देखिए कितना पुराना प्रश्न है, कि निपा वायरस किस राज्य में आया था। तो आपको याद होगा कि निपा वायरस केरल में आया था, जो कि चमगादड़ से फैलता था। ठीक है, तो पहला केस जो है ये इसका ज़्यादातर प्रकोप जो रहा है यह केरल में रहा था निपा वायरस का। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था एनिमल किंगडम से। तो देखिए जैसा होता है ना मोलास्का, उसके बाद घोंग, ये क्या बोलते हैं जोक, ये सारे किस ग्रुप में आते हैं, इसी तरह का ये संघ होता है एनिमल किंगडम का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था एक। अब क्या पूछा गया था ये तो क्लियर नहीं हो पाया है कि किस जीव का नाम दिया गया था, और उससे पूछा गया था कि यह किस किंगडम के अंतर्गत आता है। तो एक नज़र आप लोग जितने भी एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभदेव थे। और 23वें और 24वें तीर्थंकर का नाम आप लोग बताइए। 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर दोनों का नाम आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था टाइम एंड वर्क से। ठीक है, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा गया था। शायद 3 व्यक्ति थे और ये अल्टरनेट जो है कार्य कर रहे थे, जैसे एक दिन ये काम करता है उसके बाद ये, उसके बाद ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपका भी अगर लेवल हार्ड भी होता है तो भी जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 70 क्वेश्चन भी कर देते हैं और जो लोग अभी 85 क्वेश्चन करके आए हैं उनके इक्वल आप लोग भी काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो समय बचा हुआ है, पढ़िए, लूसेंट पढ़िए। और करंट अफेयर्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि लगातार जो है दिवस और थीम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार जितने भी दिवस और थीम है 2019 और 20 का, दोनों का आप लोगों को देख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।